नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नेचुरल रीजन्स ऑफ चाइना। इससे पहले वाले जो वीडियो मैंने आपको चीन के प्राकृतिक प्रदेश के संदर्भ में बताए थे, उनमें मैंने 7 चीन के प्राकृतिक प्रदेशों का वर्णन उसमें किया था। आज हम जो उससे आगे वाले जो प्राकृतिक प्रदेश हैं चीन के, उनके संदर्भ में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो 6 प्रदेशों का हम पीछे अध्ययन कर चुके हैं और 7वें नंबर का जो प्राकृतिक प्रदेश है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। और 7वें नंबर का जो प्राकृतिक प्रदेश है वह है अपना यांगटी सीकियांग जो नदी है, यांगटी सी की निचली घाटी और डेल्टा प्रदेश का अभी हम जिक्र करेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि ये विश्व की लंबी नदियों में से यांगटी सीकियांग नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है और चीन की सबसे लंबी नदी है यांगटी जो सीकियांग है। ये नदी चीन के लगभग मध्यवर्ती भाग में बहती है। इससे उत्तरी भाग में आपने देखा कि जैसे हांगो नदी सबसे महत्वपूर्ण और नीचे दक्षिण वाले भाग में सीकियांग नदी सबसे महत्वपूर्ण है। ये प्रदेश पूर्वी चीन सागर से पश्चिम में नॉनचिंग तक विस्तृत है और ये प्रदेश भी यांगटी सी नदी द्वारा जमा की गई मिट्टी से निर्मित है। इसमें यांगटी सी का डेल्टाई भाग सम्मिलित है। चित्र में भी मैंने आपको पहले से दिखाया था और इसमें आप इसको और देख सकते हो प्रदेश की जो स्थिति है इसकी। तो ये आप देख सकते हो इसमें यांगटी सीकियांग का जो है वह निचला डेल्टाई प्रदेश है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्रीकल्चर की दृष्टि से, वनस्पति की दृष्टि से। जनसंख्या का संकेंद्रण भी काफ़ी अधिक यहाँ और कृषि उत्पादन भी यहाँ काफ़ी अधिक हमें देखने को मिलता है। तो इस वाले प्रदेश को हमने देखा। ये जो प्रदेश है ये चाइना के जो पूर्वी भाग उसमें स्थित है। धरातलीय दृष्टि से ये एक तरह से निम्न भाग है, लगभग समतल सा है और झीलों का यहाँ जाल बिछा हुआ है। लगभग हर जगह नदी एवं झीलों के दर्शन यहाँ आपको हो सकते हैं, देखने को यहाँ मिल जाती है। और यांगटी सी नदी के मुहाने पर कांप मिट्टी के जमाव भी अच्छे से देखने को मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बात यह है कि यहाँ की जो प्रसिद्ध ग्रैंड कैनाल है वो भी इसी क्षेत्र में है, यानी यांगटी सीकियांग का जो निचला मैदान है उसी भाग में यहाँ की जो ग्रैंड कैनाल देखने को मिलती है। वर्षा का औसत काफ़ी अधिक यहाँ 125 सेंटीमीटर के आसपास वार्षिक वर्षा है और ग्रीष्मकाल में ही प्रमुख रूप से यहाँ वर्षा होती है। ये कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ गेहूँ, कपास, चावल और जो आदि कृषि फसलें पैदा की जाती हैं। कपास उत्पादन के लिए क्षेत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ का जो यांगटी सीकियांग नदी का निचला जो मैदान है उसके भी दक्षिणतम भाग में और तटीय भाग के आसपास वाले क्षेत्रों में कपास काफ़ी तटीय भाग से थोड़ा सा दूर और दक्षिण भाग में विशेष रूप से यहाँ कपास काफ़ी अधिक पैदा की जाती है। और नोंगकिंग और हाकोउ यहाँ के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। तो ये हमने देखा ये यांगटी सीकियांग नदी का निचला जो घाटी प्रदेश है उसके संदर्भ में। अब हम चर्चा करेंगे सीकियांग प्रदेश की। जैसा कि आप देख रहे हो कि सीकियांग प्रदेश सीकियांग नदी वाला जो प्रदेश है और ये प्रमुख रूप से जो आप देख रहे हो सीकियांग नदी और विशेष रूप से यह है जो है वह यूनान पठार के दक्षिण वाला भाग इसे आप मान सकते हो और चीन के दक्षिणतम क्षेत्र में इसको हम कह सकते हैं। और सीकियांग प्रदेश की ओर है कि यहाँ की जलवायु के विषय में आप अनुमान लगा लो कि सीकियांग जो प्रदेश है वह वैसे ही है जैसे अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा की स्थिति। अक्षांशीय दृष्टि से मैं आपको बता दूं कर्क रेखा लगभग इस सीकियांग प्रदेश के मध्य से होकर के गुजरती है। तो अभी हम इस सीकियांग का जिक्र करेंगे। ये प्रदेश जो है सीकियांग जो प्रदेश है ये प्रदेश चीन के दक्षिण भाग में स्थित है। इस प्रदेश में होनान द्वीप तथा क्वांगतुंग और क्वासीचुआंग प्रांत सम्मिलित है इसमें। और प्रमुख रूप से जो सीकियांग नदी है वह आगे जाकर के उसमें अन्य कुछ नदियां और मिल जाती हैं और बाद में इसको जो ये है इसको पर्ल नदी के नाम से जाना जाता है। और आपको पता हो कि यहाँ का प्रमुख शहर कैंटन जो है इसी पर्ल नदी के मुहाने पर स्थित है। ये जो हम पढ़ रहे हैं उसको आप यहाँ पढ़ सकते हो एक बार और बुक की सहायता भी आप यहाँ ले सकते हो इसमें। इस प्रदेश में 3 प्रमुख नदियाँ सीकियांग और पिकियांग और तुकियांग प्रवाहित होकर एक स्थान पे मिल जाती है और इन तीनों नदियों के एक जगह मिलने के बाद इसे पर्ल नदी कहा जाता है। और इसी पर्ल नदी के मुहाने पर यहाँ का कैंटन शहर स्थित है और कैंटन का जो डेल्टा है वह इसी पर्ल के किनारे पर स्थित है।
ये प्रदेश उष्णकटिबंध में स्थित है। कर्क रेखा लगभग इसके मध्य भाग से होकर के गुजरती है। वर्ष भर उच्च तापमान रहना यहाँ स्वाभाविक है, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, इसीलिए ग्रीष्मकाल में यहाँ तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाते हैं। और इस प्रदेश में वार्षिक वर्षा बहुत अच्छी 150 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। यह प्रदेश ग्रीष्मकाल में आने वाले टाइफून नामक तूफान से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है। ये चीन का दक्षिणी जो भाग है, और विशेष रूप से ये दक्षिणी पूर्वी भाग है, हम इसको चीन का कह सकते हैं, या दक्षिण का जो महत्वपूर्ण भाग है जो टाइफून से ये प्रभावित होता है। तो प्राकृतिक आपदाओं के लिए जाने जाता है चीन का ये जो सिक्यांग प्रदेश है, और चीन में काफ़ी जो विनाशकारी तूफान आते हैं टाइफून, ये यहाँ सर्वाधिक मात्रा में यहाँ देखे जाते हैं। यहाँ एग्रीकल्चर दृष्टि से अगर हम जिक्र करें तो चावल यहाँ की मुख्य कृषि उपज है, जिसकी वर्ष में 2 फसलें ली जाती है। गन्ना, चाय, तंबाकू, अन्य प्रमुख फसलें भी यहाँ पैदा की जाती है। अब हम जिक्र करेंगे दक्षिणी पूर्वी तटीय प्रदेश का। इस प्रदेश की स्थिति दक्षिणी चीन के पूर्वी भाग में, इसे को आप देख सकते हो, यह दक्षिणी पूर्वी तटीय प्रदेश है जो अभी हमने देखा है, सिक्यांग वाला प्रदेश। और यांगटी सिक्यांग का निचला मैदान जो हमने देखा, उस यांगटी सिक्यांग के निचले मैदान के ठीक नीचे वाले भाग में ये दक्षिणी पूर्वी तटीय मैदानी भाग है। और सिक्यांग के पूर्वी भाग में हम इसको, या उत्तरी पूर्वी भाग में हम इसको कह सकते हैं। तो इसकी स्थिति आप पुनः मानचित्र में जो मैंने दिखाया था उसमें देख सकते हो, या बुक में दिए गए मानचित्र में भी आप इसको देख सकते हो कि इसकी स्थिति कहाँ पड़ती है। ये कठोर चट्टानी क्षेत्र है, यानी कि सिक्यांग जो नदी है और एक यांगटी सिक्यांग नदी है, उसके मध्यवर्ती भाग में मैंने आपको बताया था कि कुछ मध्यवर्ती भाग में पर्वतीय श्रृंखला है, यहाँ दोनों को अलग करने वाली है। और यांगटी सिक्यांग के उत्तरी और दक्षिणी जो उच्च पर्वतीय प्रदेश है, उसकी जो श्रृंखलाएँ आगे बढ़ के आती हैं वो दक्षिणी पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश तक आ जाती हैं, वो हैं। और यूनान के पठार के ठीक सुदूर आगे जो पूर्वी भाग है वहाँ ये स्थित है, और यही दक्षिणी पूर्वी तटीय प्रदेश की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो देखने को मिलती हैं। चीन का ये जो प्रदेश है, जिसका प्रमुख विशेषता यहाँ की मैदानी भाग बहुत कम है और अनुपजाऊ है, क्योंकि यहाँ अधिकांश भाग जो है वह पर्वतीय है और कठोर चट्टानों वाला है। वार्षिक वर्षा का औसत 150 सेंटीमीटर तक है, क्योंकि यहाँ जो मानसूनी वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है चीन में, वो सीधे इन्हीं क्षेत्र से प्रवेश करती है, और वर्षा का औसत यहाँ अच्छा है। अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में ही होती है। यहाँ की नदियाँ छोटी और तीव्र वाहिनी है और समुद्र में शीघ्र ही गिर जाती है, जैसे कि भारत के पश्चिमी तट की जो नदियाँ हैं उस प्रकार की यहाँ स्थिति देखने को मिलती है। वर्षा वहाँ भी अपने भारत में भी बहुत अच्छी है। उसी प्रकार से यहाँ की जो नदियाँ हैं वो पर्वत के सम्मुखी पर्वत श्रृंखलाएँ होने के कारण से वहाँ से निकलती है और शीघ्र ही समुद्र में गिर जाती हैं। समुद्र का तटीय भाग अधिक कटाफटा है, जिसके कारण प्राकृतिक पोताश्रयों यानी कि बंदरगाहों की संख्या काफ़ी अधिक है। रिया तट के उत्तम उदाहरण यहाँ देखने को मिलते हैं। रिया तट के संदर्भ में जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल में पढ़ा था, और रिया तट वो होते हैं जब नदियाँ जो होती हैं, और नदियाँ जो सागर से, जैसे सागर में मिलती हैं स्थल भागों से निकल के, और उस आसपास का क्षेत्र जब निमज्जित हो जाता है, तो वो नदियां हैं जो उनकी घाटियां, जो नदी की जो घाटी है वो उन पर्वत क्षेत्रों से बिल्कुल लगती हुई होती है। तो उस स्थिति में वो रिया तट यानी कि नदी घाटियां जो निमज्जित है, और तट के आसपास की जो नदी घाटियां जो निमज्जित हो जाती है, वो रिया तट का उत्तम उदाहरण के रूप में है। ये क्षेत्र मछली पकड़ने का भी एक प्रमुख केंद्र है। इस प्रदेश में केवल 8% कृषि भूमि है। कृषि भूमि यहाँ कम होने का कारण है कि पर्वतीय क्षेत्र यहाँ ज़्यादा है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जाती है। यहाँ अधिकांशतः चावल, चाय की कृषि की जाती है। अब हम चर्चा करेंगे दक्षिण पश्चिमी उच्च प्रदेश की। जो इसके सुदूर, आप इसको एक बार देखो कि जो दक्षिण पश्चिमी उच्च जो प्रदेश है इसका, ये तो अभी हमने शायद इसका दक्षिणी पश्चिमी उच्च प्रदेश का जिक्र हमने नहीं किया था, ये अभी हम देखेंगे। और मंचूरिया का मैदान एक बचा हुआ है, उसके संदर्भ में अभी हम चर्चा करेंगे।
यह प्रदेश मंचूरिया के मैदान का अभी हम जिक्र करेंगे यहाँ। इससे पहले दक्षिणी पश्चिमी उच्च प्रदेश का हमने यह भी जिक्र किया कि ये जो तिब्बत वाला जो पठारी प्रदेश है उसी से ये लगता हुआ भूभाग है, उसका भी हमने जिक्र किया था। यह यूनान क्षेत्र का मंचूरिया के मैदान पे आते हैं यहाँ पे हम। यह प्रदेश चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में मंचूरिया का एक भाग है और इस क्षेत्र का निर्माण आमूर तथा सुगारी नदियों की उपजाऊ काप मिट्टी से हुआ है। मंचूरिया का मैदान जो चीन के ठीक मानचित्र आप देखते हो चीन का, तो उसके उत्तरी भाग में आप देखो मंचूरिया का मैदान यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण मैदान है। वर्षा यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा ग्रीष्म ऋतु में होती है। वर्षा इस प्रदेश में पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में थोड़ी अधिक होती है। विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पन्न करने वाला मंचूरिया का ये मैदानी भाग है। अब इसमें एक बार हम क्या करते हैं कि संपूर्ण जो मंचूरिया मैदान है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। अब आपके जो प्रदेशों की संख्या है वो इस मंचूरिया के भी एक दो उपविभाग करने पे थोड़ी सी बढ़ जाती है। और ये जो मंचूरियाई मैदान है ये काफ़ी अधिक सोयाबीन उत्पादन के लिए जाना जाता है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से भी ये कोयला, लोहा, तांबा, बॉक्साइट आदि की उपलब्धता की दृष्टि से भी ये क्षेत्र काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ अनेक कारखाने वगैरह स्थापित हैं। और इस पूर्वी मंचूरियाई जो प्रदेश है वहाँ वन संपदा की दृष्टि से वह प्रदेश काफ़ी संपन्न है। पर्वतीय ढालों पे काफ़ी अधिक वनस्पति वहाँ देखने को मिलती है। ये पतझड़ एवं कोणधारी वनों का विस्तार भी यहाँ सर्वाधिक है। यहाँ की जलवायु विषम है और शीतकाल में यहाँ तापमान हिमांक बिंदु से नीचे पहुँच जाता है। हम चर्चा कर रहे हैं मंचूरिया के मैदान के उच्च पर्वतीय भागों की। वहाँ की वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर से अधिक है। इस प्रदेश की नदी घाटियों में कृषि की जाती है और ज्वार, बाजरा, सोयाबीन आदि की कृषि वहाँ की जाती है। अब हम पश्चिमी मंचूरिया की उच्च भूमि के बारे में भी जिक्र करेंगे, तो वो उसमें ग्रेट खिंगन और जो खिंगन पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके भाग यहाँ इसमें शामिल हैं। और जलवायु शुष्क एवं महाद्वीपीय प्रकार की है। शीतकाल में अधिक कठोर जलवायु दशाएँ यहाँ देखने को मिलती हैं। और अब यहाँ के महत्वपूर्ण दो प्रदेश और यहाँ शेष जो बच गए हमारे प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो कि एक तो अंतर्वर्ती मंगोलिया का प्रदेश है जिसका अभी हमने जिक्र नहीं किया है। तो ये जो मंगोलिया जो देश है उसके ठीक दक्षिण में स्थित भूभाग है। पशु चरवाहन के रूप में यहाँ प्रमुख व्यवसाय देखने को मिलता है। जलवायु दशाएँ यहाँ की चरम हमें देखने को मिलती है। गेहूँ, सोयाबीन, जो चुकंदर आदि फसलों का उत्पादन यहाँ कुछ क्षेत्रों में किया जाता है और इस प्रदेश में कृषि के साथ पशुपालन यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। अब हमारे पास तिब्बत का उच्च मैदानी भाग और सिनकियांग प्रदेश दो बड़े महत्वपूर्ण प्रदेश और रह गए हैं। समय अभाव के कारण मैं थोड़ा शीघ्रता से आपको बता रहा हूँ। तिब्बत का उच्च जो मैदानी भाग है, एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत के पठार की जो हम जिक्र करते हैं और विश्व की छत भी इसको कई बार, वैसे पामीर का पठार जो है वह विश्व की छत के नाम से जाना जाता है और ये इसी से लगता हुआ जो है वो भाग है तिब्बत का पठार। इस पठारी प्रदेश के पूर्व में हेगुतुयांग पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में हिमालय, पश्चिम में पामीर की गांठ और उत्तर में कुनलुन पर्वत श्रेणियाँ स्थित है। और ये जो प्रदेश है इसके तीन भाग यहाँ प्रमुख रूप से हैं। एक तो तिब्बत वाला, एक चामडो और एक शंघाई वाला जो प्रदेश है ये प्रदेश है। तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई भी लगभग 4 से 5 हज़ार मीटर है और शंघाई प्रदेश की औसत ऊंचाई लगभग 2000 मीटर और चामडो प्रदेश जो है वह वनाच्छादित और यहाँ का सबसे दुर्गम क्षेत्र है जो आदिवासियों के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। ये तो हमने देखा तिब्बत की उच्च पठारी या उच्च पठारी भूभाग का। एक हम देखेंगे इसके सुदूर जो पश्चिम में है जो सिनकियांग प्रदेश है उसके बारे में। ये चीन के उत्तरी पश्चिम भाग में विस्तृत है और यहाँ चीन का स्वशासी प्रदेश है। संपूर्ण सिनकियांग प्रदेश पर्वत श्रेणियों में अन्य पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित बेसिनों से युक्त है। यहाँ अल्टाई, कुनलुनशान आदि पर्वत यहाँ देखे जा सकते हैं जिनके द्वारा यहाँ कुछ पर्वतों के मध्यवर्ती जो निम्न भूभाग वहाँ कुछ बेसिनों का निर्माण हुआ है, जिसमें प्रमुख रूप से 3 बेसिन इस प्रदेश में सिनकियांग में देखने को मिलते हैं। तारिम बेसिन, जुंगेरियन बेसिन और तुरफान बेसिन, जिनका हम पहले भी यहाँ चर्चा इनके बारे में हम कर चुके हैं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और पुनः मैं चाहूँगा कि आपको मैं काफ़ी फास्ट बता रहा हूँ इसलिए समझ में कम आ रहा है। एक बार आप ये अपने व्यू मुझे बताइए कि मैं फास्ट बता रहा हूँ उससे थोड़ा समझने में अगर दिक्कत आ रही है तो हो सकता है हम टॉपिक के कम पार्ट को कवर करें लेकिन समझाने पे फोकस ज़्यादा दें। अभी लंबे चौड़े सिलेबस के कारण से थोड़ा फास्ट बताना पड़ रहा है। इसके संदर्भ में आप अगर चाहेंगे तो हम कम टॉपिक ले लेंगे, 1-2 टॉपिक पे ही विशेष रूप से फोकस करेंगे ताकि 15 से 20 मिनट उसी पे हम अपनी चर्चा
कर सके। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।